दोस्तों, क्या सच में E20 पेट्रोल अब सरकार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है? क्या सोशल मीडिया पर शुरू हुआ विरोध अब सड़कों तक पहुंचने वाला है? क्या 31 जुलाई को होने वाला प्रस्तावित कार मार्च इस पूरे मामले को नई दिशा देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या E20 पेट्रोल को लेकर के उठ रहे सवालों की वजह से केंद्रीय सरकार परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी पर दबाव बढ़ सकता है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक सोशल मीडिया पर एक नया नाम ट्रेंड करने लगा, E20 जनता पार्टी? आखिर ये कोई राजनीतिक पार्टी है, कोई संगठन है, या फिर सिर्फ सोशल मीडिया का एक कैंपेन? और सबसे ज़रूरी बात, क्या वाकई E20 पेट्रोल से लोगों की गाड़ियों में दिक्कत आ रही है, या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है? आज की इस रिपोर्ट में हम सिर्फ दावे नहीं करेंगे, बल्कि सरकार क्या कर रही है, विरोध करने वाले क्या कर रहे हैं, और जिन लोगों को शिकायतें हैं वो क्या बता रहे हैं, सब कुछ आसान भाषा में समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड, मैं हूं विकी कुमार। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से अगर आपने एक्स, फेसबुक या इंस्टाग्राम खोला होगा तो आपने देखा होगा कि E20 पेट्रोल को लेकर के अचानक बहस तेज हो गई है। हजारों लोग इस पर अपनी राय दे रहे हैं। कुछ लोग सरकार के फैसले का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर E20 जनता पार्टी नाम से एक अभियान चर्चा में आ गया है। इस अभियान से जुड़े लोग कह रहे हैं कि उनकी मांग E20 को पूरी तरह बंद करने की नहीं है। उनका कहना है कि अगर सरकार E20 पेट्रोल बेचना चाहती है तो बेचे, लेकिन उसके साथ साथ 100% शुद्ध पेट्रोल का विकल्प भी लोगों को मिलना चाहिए, ताकि हर नागरिक अपनी ज़रूरत और अपने वाहन के हिसाब से फैसला कर सके। यानी उनका कहना है कि फैसला सरकार नहीं बल्कि ग्राहक करे कि उसे कौन सा ईंधन खरीदना है। अब यहाँ सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर E20 पेट्रोल है क्या। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये कोई नया पेट्रोल है, जबकि ऐसा नहीं है। E20 का मतलब है ऐसा पेट्रोल जिसमें लगभग 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल मिलाया गया हो। इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल आधारित ईंधन है जिसे मुख्य रूप से गन्ने, मक्का और दूसरे कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है। सरकार का कहना है कि अगर पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाता है तो कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी, किसानों को अतिरिक्त बाजार मिलेगा और प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। पिछले कई वर्षों से सरकार चरणबद्ध तरीके से इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ा रही है और E20 उसी नीति का अगला चरण माना जा रहा है। लेकिन जैसे ही E20 की चर्चा बढ़ी, वैसे ही सवाल भी उठने लगे। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने दावा किया कि उनकी गाड़ी पहले जितना माइलेज नहीं दे रही है। कुछ लोगों ने कहा कि पुराने मॉडल की बाइक और कारों में परफॉर्मेंस पहले जैसी नहीं रही। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अगर गाड़ी E20 के लिए डिज़ाइन नहीं की गई है तो लंबे समय में कुछ पार्ट्स पर असर पड़ सकता है। हालांकि यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हर शिकायत का मतलब ये नहीं होता कि उसकी वजह सिर्फ E20 ही है। वाहन की उम्र, सर्विसिंग, इंजन की स्थिति, ईंधन की गुणवत्ता और ड्राइविंग का तरीका भी कई बार बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसीलिए किसी एक मामले को देख करके ये कहना कि हर गाड़ी E20 से खराब हो रही है सही नहीं होगा। यहीं पर ऑटोमोबाइल कंपनियों का पक्ष भी सामने आता है। पिछले कुछ वर्षों में कई कंपनियों ने ऐसे नए मॉडल बाजार में उतारे हैं जिन्हें E20 कंपैटिबल बताया जाता है, यानी उन्हें इस मिश्रित ईंधन को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है। लेकिन जिन लोगों के पास पुराने वाहन हैं उनमें से कई लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि क्या उनकी गाड़ियों के लिए भी यही ईंधन पूरी तरह सुरक्षित है। इस बात को लेकर के सोशल मीडिया पर बहस और तेज हो गई है। अब इसी बीच राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी यह मुद्दा उठने लगा है। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक चेहरों ने कहा कि अगर सरकार E20 को बढ़ावा दे रही है तो लोगों को कम से कम विकल्प जरूर मिलना चाहिए। इसी क्रम में तहसीन पूनावाला ने 31 जुलाई को दिल्ली में गाड़ियों के मार्च का ऐलान किया। हम इसका विरोध करने के लिए 31 जुलाई को इंडिया गेट से जाएंगे पार्लियामेंट स्ट्रीट तक और बीच पे हम चक्कर लगाएंगे नितिन गडकरी जी और हरदीप पुरी जी के आवास पर और उनके दफ्तर पर। हमारी गाड़ी, हमारा अधिकार, जो गाड़ी जो पेट्रोल चलता है हम वो चाहते हैं और पेट्रोल के दाम, शुद्ध पेट्रोल के दाम कम करने की हम मांग करेंगे, जो हमें मिलना चाहिए 80 से 90 रुपया प्रति लीटर। मैं हूं तहसीन पूनावाला, टीम भारत से। जय हिंद, जय भारत। दूसरी तरफ सरकार की ओर से अब तक अपनी नीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत नहीं दिया गया है और सरकार लगातार यही कहती रही है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग देश के लिए दीर्घकालिक रूप से फायदेमंद है। अब सवाल ये उठता है कि अगर सरकार को अपनी नीति पर भरोसा है तो फिर विरोध क्यों हो रहा है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह जानकारी की कमी भी मानी जा रही है। बहुत से लोगों को आज भी ये पता नहीं है कि उनकी गाड़ी E20 के लिए उपयुक्त है या नहीं। कई लोग बिना वाहन निर्माता की सलाह देखे ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने व्यक्तिगत अनुभव सोशल मीडिया पर साझा करते हैं और देखते ही देखते वही पोस्ट वायरल हो जाती है। इसके बाद
तय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी बात वास्तविक अनुभव है और कौन सी बात बढ़ा चढ़ा करके कही जा रही है। यही कारण है कि ये पूरा मामला अब सिर्फ पेट्रोल का नहीं रह गया है, बल्कि भरोसे का भी बन गया है। लोग चाहते हैं कि सरकार खुले तौर पर बताए कि कौन कौन से वाहन E20 के लिए पूरी तरह सुरक्षित हैं, पुराने वाहनों के लिए क्या सलाह है, और अगर किसी को दिक्कत आती है तो उसकी जांच कैसे होगी। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि ये बदलाव अचानक नहीं बल्कि चरणबद्ध तरीके से किया गया है और उद्योग जगत के साथ मिलकर के आगे बढ़ाया जा रहा है। अब सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल यही है कि क्या सोशल मीडिया पर शुरू हुआ ये अभियान वास्तव में ज़मीन पर बड़ा आंदोलन बन पाएगा? क्या 31 जुलाई का प्रस्तावित मार्च बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ पाएगा? क्या ये मुद्दा संसद तक पहुंचेगा? क्या विपक्ष इसे बड़ी राजनीतिक मुद्दा बनाएगा? और सबसे अहम बात, क्या इस पूरे विवाद की वजह से सरकार पर अपनी नीति की समीक्षा करने का दबाव बढ़ेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही साफ होंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि E20 पेट्रोल अब केवल तकनीकी या आर्थिक विषय नहीं रहा, बल्कि ये सार्वजनिक बहस का हिस्सा बन चुका है और इसी वजह से इस पर देश भर की नज़रें टिकी हुई है। दोस्तों, अब यहाँ एक और सवाल उठता है कि अगर सरकार कह रही है कि E20 देश के भविष्य के लिए ज़रूरी है, तो फिर इतने सारे लोग विकल्प की मांग क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह समझना भी बहुत ज़रूरी है। दरअसल भारत में आज भी करोड़ों ऐसे दोपहिया या चार पहिया वाहन सड़क पर चल रहे हैं जो कई साल पुराने हैं। इनमें से काफ़ी गाड़ियां उस समय बनी थी जब E20 पेट्रोल की कोई चर्चा भी नहीं थी। ऐसे पुराने वाहन मालिकों के मन में ये सवाल होना बिल्कुल स्वाभाविक है कि क्या उनकी गाड़ी लंबे समय तक इस ईंधन पर बिना किसी असर के चल पाएगी। यही चिंता सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। कोई कह रहा है कि माइलेज कम हो गया है, कोई कह रहा है कि इंजन पहले जैसा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो कोई दावा कर रहा है कि सर्विस सेंटर ने उसे अलग तरह की सलाह दी है। लेकिन यहाँ एक बात फिर से साफ कर दें कि इन दावों का मतलब ये नहीं है कि हर वाहन में ऐसी ही समस्या आ रही है। अलग अलग गाड़ियों की स्थिति अलग अलग होती है और किसी भी तकनीकी समस्या का कारण सिर्फ ईंधन ही हो ऐसा मान लेना सही नहीं होगा। ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं कि सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आपकी गाड़ी किस तरह के ईंधन के लिए डिजाइन की गई है। अगर कोई वाहन निर्माता पहले ही बता चुका है कि उसका मॉडल E20 कंपैटिबल है, तो ऐसे वाहन में अलग तरह की चिंता कम होती है। लेकिन अगर गाड़ी काफ़ी पुरानी है तो मालिक को अपनी कंपनी के सर्विस सेंटर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। यही कारण है कि बहुत से विशेषज्ञ लगातार कह रहे हैं कि इस पूरे मुद्दे पर सरकार, तेल कंपनियों और वाहन निर्माताओं को मिलकर के लोगों के बीच ज़्यादा जागरूकता फैलानी चाहिए ताकि अफवाहों की जगह सही जानकारी पहुँचे। अब सरकार की बात भी समझ लेते हैं। दोस्तों, सरकार कई बार कह चुकी है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयात करने वाले देशों में शामिल है। हर साल अरबों डॉलर का कच्चा तेल विदेशों से खरीदना पड़ता है। अगर पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ती है तो आयातित तेल पर निर्भरता धीरे धीरे कम हो सकती है। सरकार का दूसरा बड़ा तर्क किसानों से जुड़ा है। गन्ने और दूसरे कृषि उत्पादों से बनने वाले इथेनॉल की मांग बढ़ने पर किसानों को अतिरिक्त बाजार मिल सकता है। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। पर्यावरण का मुद्दा भी सरकार के तर्कों में शामिल है। सरकार का दावा है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में मदद मिल सकती है, लेकिन विरोध करने वाले लोग इन तर्कों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि अगर सरकार को अपनी नीति पर इतना भरोसा है तो फिर लोगों को विकल्प देने में दिक्कत क्या है। उनका सवाल है कि जो नागरिक शुद्ध पेट्रोल खरीदना चाहता है उसे वो विकल्प क्यों नहीं मिलना चाहिए। इसी मांग को लेकर के सोशल मीडिया पर माई कार, माई चॉइस और प्योर पेट्रोल ऑप्शन जैसे संदेश भी तेजी से शेयर किए जा रहे हैं। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि ये अभियान कितना बड़ा रूप लेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर ट्रेंड होना और जमीन पर लाखों लोगों का उतरना दोनों अलग अलग बातें हैं। इसी बीच राजनीतिक हलकों में भी इस पूरे मामले की चर्चा शुरू हो गई है। कुछ लोग इसे उपभोक्ताओं के अधिकार से जोड़ करके देख रहे हैं तो कुछ लोग इसे सरकार की ऊर्जा नीति का हिस्सा बता रहे हैं। वहीं कई विश्लेषकों का मानना है कि अगर आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शन बड़े स्तर पर होते हैं तो सरकार पर संवाद बढ़ाने का दबाव जरूर बन सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि नीति तुरंत बदल जाएगी, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि सरकार लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई गाइडलाइन, अतिरिक्त जानकारी या कुछ और विकल्पों पर विचार करे। अब जरा 31 जुलाई के प्रस्तावित मार्च की बात करते हैं। इस मार्च को लेकर के सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा हो रही है। आयोजकों का दावा है कि बड़ी संख्या में वाहन मालिक इसमें शामिल होंगे और अपनी
मांग सरकार तक पहुंचाएंगे। हालांकि वास्तविक संख्या क्या होगी इसका पता कार्यक्रम के दिन ही चलेगा। दिल्ली पुलिस और प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था होगी, कितने लोग पहुंचेंगे और प्रदर्शन किस तरह का होगा, यह सब भी उसी दिन स्पष्ट होगा। इसीलिए अभी से किसी बड़े नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा। सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। इसकी वजह यह है कि सड़क परिवहन और वाहन नीति से जुड़े कई बड़े फैसलों के साथ उनका नाम जुड़ता रहा है। ऐसे में स्वाभाविक है कि E20 को लेकर के उठ रहे सवालों का राजनीतिक दबाव भी उनके मंत्रालय तक पहुंचे। लेकिन यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि किसी नीति पर सवाल उठाने और किसी मंत्री की जिम्मेदारी तय होने के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। लोकतंत्र में नीतियों पर बहस होना सामान्य बात है। अगर लोग किसी फैसले से असहमत हैं तो ये अपनी बात रखते हैं, सरकार अपना पक्ष रखती है और कई बार समय के साथ नीतियों में बदलाव भी होते हैं। इसीलिए केवल विरोध प्रदर्शन की घोषणा से ये निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि किसी के पद पर तत्काल असर पड़ने वाला है। हालांकि इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर ये मुद्दा लगातार चर्चा में रहता है, बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ते हैं, विशेषज्ञ भी लगातार सवाल उठाते हैं और विपक्ष भी इसे राजनीतिक मुद्दा बनाता है, तो सरकार पर जवाब देने का दबाव बढ़ सकता है। यही वजह है कि आने वाले कुछ दिन इस पूरे मामले में काफी अहम माने जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि E20 जनता पार्टी नाम से चल रहा ये अभियान सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रहता है या फिर वास्तव में एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले लेता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार इस बहस के बाद लोगों को अतिरिक्त विकल्प देने पर विचार करेगी या अपनी मौजूदा नीति पर पहले की तरह कायम रहेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि E20 पेट्रोल पर छिड़ी बहस अब पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच चुकी है। अब इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प बात सामने आ रही है। जैसे जैसे E20 पेट्रोल को लेकर के बहस बढ़ रही है, वैसे वैसे लोग अपने पुराने अनुभव भी सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि उनकी बाइक पहले जैसे माइलेज नहीं दे रही है, कोई कह रहा है कि कार की पिकअप में फर्क महसूस हो रहा है, तो कोई लिख रहा है कि उसे कोई दिक्कत नहीं आई और उसकी गाड़ी पहले की तरह चल रही है। यानी तस्वीर बिल्कुल एक जैसी नहीं है। यही वजह है कि इस पूरे विवाद को समझने के लिए सिर्फ सोशल मीडिया के पोस्ट के आधार पर राय बनाना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि हर गाड़ी की स्थिति अलग होती है, हर इंजन अलग होता है और हर वाहन की मेंटेनेंस हिस्ट्री भी अलग होती है। इसीलिए विशेषज्ञ बार बार यही सलाह देते हैं कि अगर किसी वाहन मालिकों को कोई तकनीकी समस्या महसूस होती है तो सबसे पहले अधिकृत सर्विस सेंटर से जांच करानी चाहिए, ना कि सीधे किसी एक कारण को जिम्मेदार मान लेना चाहिए। लेकिन सवाल फिर वही आकर के खड़ा हो जाता है कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा हो गया है? इसकी सबसे बड़ी वजह भरोसा और पारदर्शिता मानी जा रही है। दोस्तों, लोगों का कहना है कि सरकार को और ज़्यादा खुल करके बताना चाहिए कि कौन कौन से वाहन पूरी तरह E20 के लिए उपयुक्त है, किन मॉडलों में अतिरिक्त सावधानी की जरूरत हो सकती है और अगर किसी वाहन मालिक को समस्या आती है तो उसके समाधान की क्या व्यवस्था है। दूसरी तरफ सरकार लगातार कह रही है कि पूरी प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है और वाहन निर्माता कंपनियां भी समय के साथ अपने मॉडल E20 के अनुरूप तैयार कर रही है। यानी दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर कायम हैं और इसी वजह से बहस खत्म होने के बजाय और तेज होती जा रही है। अब नजर 31 जुलाई पर टिकी हुई है। अगर प्रस्तावित कार मार्च में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं तो यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर और ज्यादा चर्चा में आ सकता है। अगर भीड़ कम रहती है तो संभव है कि यह मामला कुछ दिनों बाद सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाएगा। इसीलिए आने वाले कुछ दिन बेहद अहम माने जा रहे हैं। हर किसी की नजर इस बात पर होगी कि प्रदर्शन कितना बड़ा होता है, क्या नई मांगे सामने आती है और सरकार की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आती है या नहीं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी नीति का असली परीक्षण तब होता है जब वो सीधे आम लोगों की जिंदगी से जुड़ती है। E20 पेट्रोल भी ऐसा ही एक मुद्दा है। सरकार इसे ऊर्जा सुरक्षा, किसानों की आय और भविष्य की जरूरतों से जोड़ करके देख रही है। वहीं विरोध करने वाले लोग इसे उपभोक्ता के अधिकार और पसंद की आज़ादी का सवाल बता रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में ये बहस और भी व्यापक हो सकती है। अगर सरकार लोगों की चिंताओं का विस्तृत जवाब देती है तो संभव है कि विवाद कुछ हद तक शांत हो जाए, लेकिन अगर सवाल लगातार बढ़ते रहे तो ये मुद्दा राजनीतिक रूप भी ले सकता है। हालांकि एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें वायरल हो रही है। कुछ दावे सही होते हैं, कुछ अधूरी जानकारी पर आधारित होते हैं और कुछ पूरी तरह से भ्रामक भी निकलते हैं। इसीलिए किसी भी वायरल पोस्ट या वीडियो पर भरोसा करने से पहले उसकी पुष्टि करना बेहद जरूरी है। यही जिम्मेदार नागरिक होने की पहचान भी है। अगर किसी वाहन मालिक को
वास्तव में कोई तकनीकी परेशानी आ रही है तो उसे अपने वाहन निर्माता, अधिकृत सर्विस सेंटर या संबंधित कंपनी से संपर्क करना चाहिए ताकि सही कारण सामने आ सके। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या E20 जनता पार्टी का ये अभियान आगे चल करके देशव्यापी आंदोलन बनेगा? क्या सरकार लोगों को शुद्ध पेट्रोल का विकल्प देने पर विचार करेगी? क्या E20 नीति में किसी तरह का बदलाव देखने को मिलेगा या फिर सरकार पहले की तरह अपनी मौजूदा नीति पर कायम रहेगी? इन सभी सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में हैं। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि E20 पेट्रोल पर छिड़ी बहस अब केवल पेट्रोल तक सीमित नहीं रह गई है। ये उपभोक्ता की पसंद, सरकारी नीति, ऊर्जा सुरक्षा, किसानों की आय और भविष्य की परिवहन व्यवस्था जैसे कई बड़े मुद्दों से जुड़ चुकी है। इसीलिए आने वाले दिनों में इस पूरे घटनाक्रम पर देश की नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है? क्या सरकार को E20 के साथ साथ 100% शुद्ध पेट्रोल का विकल्प भी देना चाहिए ताकि लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से फैसला कर सकें? या फिर आपको लगता है कि देश के दीर्घकालिक हितों को देखते हुए सरकार की मौजूदा नीति सही दिशा में है और लोगों को धीरे धीरे इसी बदलाव को स्वीकार करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर और अहम खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। मैं हूं विकी कुमार, आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।